हेलो बच्चों, अब आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, डायमेंशंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है पूरा, उसके बारे में डिटेल में। अब उसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन इज कि इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला कैसा? फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला। समझो बात, फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला। इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला कैसा? मैथमेटिकल रिलेशन दिया होगा फिजिकल क्वांटिटीज का, तो वो करेक्ट है कि नहीं है ये चेक करने के काम डायमेंशंस आती हैं। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये होता है पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, हमें चेक करने की ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ठीक, तो करेक्ट है कि नहीं है, तो डायमेंशन के मेथड से कैसे चेक करेंगे हम उसको? देखिए, हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस और राइट हैंड साइड डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है उनकी डायमेंशन, और राइट हैंड साइड जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है उनकी डायमेंशन। अगर दोनों डायमेंशंस इक्वल आई, ठीक, तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, जैसे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड है, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड टी इज क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है ना इसकी, तो टी हो जाएगी। अब चेक करेंगे राइट हैंड साइड डायमेंशन, राइट हैंड साइड डायमेंशन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास देखो एक है हमारे पास 2π। अब 2π हमने डिस्कस किया था, ये कैसा है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। पाई क्या है हमारे पास? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। 2b क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो डायमेंशन निकलेगी वो लिखेगी एल की, एल क्या लेंथ, और जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन दोनों की डायमेंशन निकलेगी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड डायमेंशन हमारे निकलेगी ऑफ √L/g। ठीक है, तो चलो इसके डायमेंशन की बात करते हैं। √L/g को हम लिख सकते हैं L की पावर 1/2 अपॉन G की पावर 1/2। ठीक है, इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखें तो L क्या होती है? लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर होती है ना, मीटर की पावर 1/2 हो जाएगा। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे ग्रेविटी हो, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? LT-2, और पावर क्या हो जाएगी? 1/2। आई बात समझ में? अब सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास? L की पावर 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। L की पावर 1/2 और T की पावर 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? T की पावर -1। होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो ध्यान से, L की पावर 1/2 से L की पावर 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन T की पावर -1। ठीक है, तो हम ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T। तो देखो यहां पे ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल आई। ठीक है, तो देखो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। बट हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि डायमेंशनली तो ये फॉर्मूला हमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है, अगर मैं इसकी जगह पे कुछ और भी लिख देता, 4π लिख देता, तभी भी डायमेंशनली करेक्ट आता है। अगर मैं यहाँ पे 4π लिख देता तभी भी डायमेंशंस तो यही आती ना। तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ये मेथड नहीं बता पा रहा है। तो एक चीज़ समझो कि डायमेंशनल एनालिसिस में जब हम फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस वहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं उनको डिफाइन नहीं कर पाता। समझे बात? तो डायमेंशनली अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो कुछ चांसेस है कि हाँ भाई फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, लेकिन
हम 100% श्योर नहीं होंगे कि फॉर्मूला करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू वो नहीं बताए। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे 4 पाई लिखूँ तो करेक्ट फॉर्मूला तो ये होगा ना, 4 पाई फॉर्मूला वाला करेक्ट, 4 पाई वाला फॉर्मूला तो करेक्ट होगा नहीं, ठीक। तो और डायमेंशन दोनों की सेम आएगी, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस में जो ये करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला है, ये हमें एक चांसेस तक बताते हैं कि हाँ भाई फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, ठीक है, अगर हमें उन पे जो कांस्टेंट आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, उनकी वैल्यू पता हो, ठीक। लेकिन अगर ये डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो जाता, मतलब ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड डायमेंशन के बराबर ही ना आती, तो हम 100% कह सकते थे कि फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब सेकेंड यूज डिस्कस करते हैं डायमेंशन का, दैट इज डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटीज का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, जैसे मान लो कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है। वैसे होता कितना है, mv²/r, ठीक। और ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है, बट इसके लिए चाहिए क्या कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। जैसे हमें पता है कि भाई यहाँ पे किसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो फोर्स, ठीक। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है उस कंडीशन में। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन में ये डिपेंड किस किस पे करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, किस और किस पे डिपेंड करती है, स्पीड, या फिर हम सोचते हैं वेलोसिटी, v पे डिपेंड करती है, और रेडियस पे डिपेंड करती है r पे। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला में जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें ड्राइव करना है वो किस किस चीज़ पे, फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से फिर हम वहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। चलो करके देखते हैं। देखो समझो यहाँ पे कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे, मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे, ठीक। बट इस पे ये कौन सा रूट में है, कौन सा पावर में, किसकी पावर क्या है, ये हमें अभी पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी मन से यहाँ पे मान लेते हैं पावर ए बी सी, ठीक है, पावर ए बी सी, और फिर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से फिर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और उनको यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। चलिए पहले तो प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेगा कांस्टेंट मास ए, वेलोसिटी बी, रेडियस सी, ठीक। अब हम डायमेंशंस का यूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL_t-2, याद है ना, कैसे निकाला था, फोर्स यूनिट न्यूटन, कैसे कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, kg के लिए क्या आ जाएगा m, मीटर के लिए l और सेकेंड के लिए t, तो t की पावर -2, ठीक है। ऐसे ड्राइव किया था। अब चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, kg, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मास, और पावर कितनी है इसकी a। अब ये क्या है, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है LT-1, और पावर कितनी है इसका b, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, रेडियस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ ही है तो हो जाएगी l, पावर क्या हो जाएगी c, ठीक। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी और राइट हैंड साइड जो फिजिकल क्वांटिटी जिस पे वो फॉर्मूला हमारा डिपेंड कर रहा है, उनकी सबकी डायमेंशन यहाँ पे लिख ली, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मास की पावर a है, और कोई मास दिख रहा है यहाँ पे, m की पावर है, और कोई m दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा m की पावर a, ठीक। l की पावर यहाँ से क्या आ जाएगा अंदर b, और यहाँ से c, तो l की पावर हो जाएगा b + c,
ठीक, अब देखो टाइम की पावर कितनी है -1, उभार है b, तो क्या हो जाएगा टाइम की पावर t की पावर -b। तो राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो देखो अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलो कंपेयर करके देखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, m की पावर a, m की पावर 1 यानी a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ठीक, उसके बाद b प्लस c इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा 1, दोनों जगह 1 है ना, तो b प्लस सी इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक, a इज इक्वल टू 1 मिला, b प्लस सी इज इक्वल टू भी क्या मिला 1 मिला, और t की पावर कितनी है -b और t की पावर क्या है यहाँ पे -2, तो माइनस b इज इक्वल टू क्या मिला -2, तो यानी b इक्वल्स टू मिल गया हमें 2, b इक्वल्स टू क्या मिल गया 2। अब b से को हम यहाँ पे इससे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 2, तो c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें -1, तो b इक्वल्स टू 2 मिल गया, c इक्वल्स टू -1 मिल गया, और a इक्वल्स टू 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही कैलकुलेट करके। ठीक, तो हमें a b c और की तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम उन सब वैल्यूज को उठा के कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर -1। c की वैल्यू है ना, देखो 1 2, b की पावर 2 और c की पावर -1, तो ये -1 वाला नीचे चला जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला में मिल जाएगा mv²/r। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली कांस्टेंट की वैल्यूज तो ये नहीं बता पाता है ना, लेकिन हमें एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन मिल गया यहाँ पे भाई कि भाई हाँ mv²/r पे किस तरीके से ये मास स्पीड और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यूज पता हो, ठीक है, तो हम सीधा लिख सकते हैं भाई इफ k इज इक्वल टू 1 देन फॉर्मूला इज mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है इसकी क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं बता पाता, तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए अगर हमें इस मेथड से डिराइव करना है, नहीं तो फिर हमें मैथमेटिकल तरीका निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन का। ठीक है, अब थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे यूज इसका वो होगा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। सिस्टम यूनिट की याद है CGS MKS। ठीक है, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट हमें करना है। ठीक है, मान लो CGS सिस्टम में दिया है तो उसको MKS में कन्वर्ट करना है, MKS में दिया है तो उसको CGS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कन्वर्जन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैग्नीट्यूड। वहाँ पे मैग्नीट्यूड वेरी कर जाता है, यूनिट तो वेरी करती है लेकिन साथ में क्या वेरी कर जाता है, मैग्नीट्यूड। जैसे समझो कि अगर मैं 1 kg में ग्राम पूछूँ तो आप बोलोगे भाई 10 की पावर 3 ग्राम, तो यूनिट सिस्टम चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड भी क्या कर गया, चेंज कर गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना है हमें कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो पहला मैग्नीट्यूड उसका n1 है और यूनिट सिस्टम है u1। ठीक है, और फिर हमने उसको दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो भले ही हमें यहाँ पे इसको अलग लग रहा है ये, लेकिन अगर ये इसको टोटली बात करो तो ये है तो इक्वली टोटल जो ये चीज़ है, ये क्वांटिटी जो 1 kg होगा या 10 की पावर 3 ग्राम बोलूँ, 1000 ग्राम बोलूँ, है तो वो एक ही चीज़। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ यूनिट सिस्टम चेंज किया जिसकी वजह से उसके आगे लगने वाला मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो अगर मेरे पास मान लो कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले है n1 और यूनिट क्या थी, u1 सिस्टम में थी, अब मैंने उसकी यूनिट चेंज की। ठीक है, यूनिट चेंज की तो उसका मैग्नीट्यूड जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लग रही है वो भी चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे चेंज हुई है।
देखो 1 से क्या हो गया 10 की पावर 3, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, टोटल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो देखो कि अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं तो उसके मैग्नीट्यूड जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर क्या असर पड़ेगा और वो कैसे कन्वर्जन होगा, इस चीज को हमें यहां से देखना है, ठीक। तो चलो आज देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो Q इज इक्वल टू क्या होगा N1 U1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N2 U2, ठीक है। जैसे वहां पे भी तो इक्वल है देखो, तो ऐसे ये भी इक्वल होगा, ठीक है। अब सपोज कि जो U1 है उसकी डायमेंशन है M1 L1 T1, मैकेनिक्स में जनरली हमें MLT से निकल जाती है डायमेंशंस, ठीक है। M1 L1 T1, ठीक है, और इनकी पावर मान लेते हैं A B C। दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, N2 डायमेंशन M2 L2 T2 होगी सपोज, ठीक है, और पावर क्या रहेगी वही A B C। ऐसा क्यों किया मैंने, तो देखो यहां से यहाँ पे kg की पावर कितनी है 1, तो ग्राम की पावर भी कितनी है 1 ही तो है, ठीक है। तो पावर्स क्या रहेगी उनकी सेम रहेगी, ठीक है, ठीक। तो देखो अब मुझे निकालना है कि भाई N1 था N2 हो गया, तो अब N2 की वैल्यू कितनी होगी, तो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा N1 M1 L1 A B C पावर है और T1 की पावर C डिवाइडेड बाय वो इधर आ जाएगा M2 की पावर A L2 की पावर B और T2 की पावर C, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, होल पावर A लिख सकते हैं, लेंथ एक साथ लिख लेंगे L1 अपॉन L2 की होल पावर B एंड T1 अपॉन T2 की होल पावर C। तो इस तरीके से हम डायमेंशन की हेल्प से वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं सपोज वर्क की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन ML_T-2, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और डायमेंशन L तो हो जाएगा ML2T-2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ML2T-2, तो इसको कंपेयर करते हैं उससे, किससे M की पावर A L की पावर B और T की पावर C से। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ठीक। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कि अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब ये MKS सिस्टम है, इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो MKS सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो वहाँ से देखो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको करना है हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B, ठीक है, और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे हम CGS सिस्टम में। तो मुझे पता है 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू वो तो सेकंड में ही रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से M1 अपॉन M2 की बात करूँ तो M1 कितना है इनिशियली, ये M1 होगा ना इनिशियली, इसको M1 मान लेते चलो। M1 कितना होगा 1 kg और उसमें कितना कन्वर्ट हो जाएगा ये 1 ग्राम में, ठीक है, वो हो जाएगा। और CGS में क्या होगा 1 ग्राम। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करो तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, तो M1 अपॉन M2 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 3। सिमिलरली L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, L1 क्या है 1 मीटर, ठीक, L2 क्या है 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर
2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। और T1 अपॉन T2 तो हमारा कितना रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है ना। एम के तो सीजीएस में दोनों टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अब इन सबको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। चलो, तो N2 सेकेंड सिस्टम में जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा, देखो M1 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा पावर 1। L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 2, और मैग्नीट्यूड B की वैल्यू कितनी है 2, T1 T2 की वैल्यू कितनी है 1, और C की वैल्यू कितनी है -2। तो 1 की पावर तो +2 हो चाहे -2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहना है उसमें, ठीक। तो देखो ये कितना आएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की पावर 7। तो यानी सेकेंड सिस्टम में जो ये आएगा वो 1 जूल, जो यहाँ पे था 1 जूल था ये, तो 1 जो कन्वर्ट हो जाएगा वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 7 में। ये N1 की वैल्यू 1 है ना, N1 की वैल्यू 1 है। देखो इनिशियली कितना था 1 जूल था, तो ये क्या है N1 ही तो है, ठीक है। अब वो कितना कन्वर्ट हो गया 10 की पावर 7 में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम इसको SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो जाता है, उसका जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी चेंज हो जाती है 10 की पावर 7 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ, ठीक है, सिंपल है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट यूज क्या होता है डायमेंशन का, कि मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन है, ठीक है, और उसमें कुछ कांस्टेंट है, उनको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, और हमें उन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टू फाइंड द डायमेंशंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, कौन से कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि नॉन डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स की तो डायमेंशन होगी नहीं, ठीक है, इन अ फॉर्मूला, और फिजिकल रिलेशन भी बोला जाता है उसमें, ठीक है, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो रिलेशन होता है उनमें, ठीक है। तो देखो सपोज एक रिलेशन कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पे पी ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर डी। ये बहुत कॉमन इक्वेशन है, आपने देखी भी होगी कई जगह, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पी क्या है, पी डिफाइन प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट है वो है ए और बी, और ए और बी की हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, ठीक। तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम ए और बी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, देखो जैसे यहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर और इसका क्या हो रखा है, एडिशन हो रखा है। अब याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बोला था कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और उनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होती है, ऐड और सब्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यानी जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, पर पता है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, बहुत बार निकालना है हमने, और एरिया की डायमेंशन क्या होती है, मीटर स्क्वायर यानी L2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 पड़ जाएगा, तो -2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और हो जाएगा टी माइनस 2। तो प्रेशर की डायमेंशन होगी हमारे पास एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक। अब डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए की डायमेंशन हमें निकालनी है, ठीक है, और वी स्क्वायर, वी की वॉल्यूम, वी की डायमेंशन कितनी होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो वी की डायमेंशन जो होगी वो होगी मीटर क्यूब, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए, और ये वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल क्यूब की पावर 2,
समझ रहे हो, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वी स्क्वायर हो जाएगा ना, वी स्क्वायर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम पी वी इज डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डायमेंशन ऑफ ए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा। अब वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, एल की पावर 6, ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए कितनी मिल जाएगी मुझे, डायमेंशन ऑफ ए मिल जाएगी, मास तो नहीं और दूसरा, तो ये हो जाएगा एम 6 माइनस 1 5 और हो जाएगा टी माइनस 2, तो ये आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए। तो देखो डायमेंशन की हेल्प से हमने इजीली ए जो डायमेंशनल कांस्टेंट था हमारा उसकी डायमेंशन निकाल दी, क्या आई ml5 t माइनस 2, और क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो अगर हमें b की डायमेंशन निकालनी है तो ये तो बहुत सिंपल है, देखो v वॉल्यूम और b में क्या हो रखा है, सब्सट्रैक्शन हो रखा है, यानी दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, l की पावर 3, तो सिंपल b की डायमेंशन भी आ गई और a की डायमेंशन भी आ गई, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से या डायमेंशंस की हेल्प से हम जो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन होता है उसमें जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, कि डायमेंशन एनालिसिस में क्या लिमिटेशन है। तो कुछ हमने बीच में डिस्कशन में भी स्टडी किया था, कुछ चीज़ें समझी थी, अब उनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहला याद करो t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी वाला फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता पाया था, ठीक। तो इन अ फिजिकल रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिराइव द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट यूज्ड इन फिजिकल रिलेशन, मतलब जैसे यहाँ पे 2 पाई यूज होता तो उसकी वैल्यू डिराइव नहीं कर पाता, इसको हमने या तो मैथमेटिकल रिलेशंस तरीके से प्रूफ करना होता है या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना होता है, तो कैन नॉट डिराइव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो वो तो या किस तरीके से यूज होंगे, या तो एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर मैथमेटिकल रिलेशन की तरह हेल्प से हम उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, कांट डिराइव द कांस्टेंट्स यूज इन अ रिलेशन, किसी रिलेशन में जो कांस्टेंट होते हैं उसको डिराइव नहीं कर सकता ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ठीक है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने डिस्कस किया था, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स को डिराइव नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड और क्या ड्रॉबैक हो सकती है डायमेंशनल एनालिसिस की, देखिए अगर कोई हमारी इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें मोर देन वन स्टेप है, ठीक है, जैसे समझो ये, जैसे ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें 1 2 मोर देन वन स्टेप है, दीज टाइप ऑफ रिलेशन कैन नॉट डिराइव बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, इस तरह के रिलेशन भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझो बात। हम सिर्फ इस तरह के रिलेशन ड्राइव करते, जैसे होता कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में हो और सिंपल हो, ठीक है। ए प्लस माइनस की हेल्प से जो रिलेशन बनते हैं उनको हम इसमें ड्राइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इसका, हाँ इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं इस तरह के रिलेशंस की, लेकिन इनको ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये भी एक तरीका है इसकी लिमिटेशन ही है, ठीक। और क्या लिमिटेशन हो सकती है, ये समझ में आ गया, लिख लेते हैं इसको, कांट डिराइव रिलेशन यूजिंग मोर देन वन स्टेप्स, या समझ रहे हो कि जैसे इस तरह के रिलेशन z इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, यानी ये समझ सकते हैं कि भाई जिनमें या तो एडिशन लग रहा हो या सब्सट्रैक्शन का साइन आ रहा हो बीच बीच में, उस तरह के रिलेशन को हम यहाँ इसमें ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक। चलो अब देखते हैं
थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है, ऐसे रिलेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह के वेरिएबल्स, इस तरह की क्वांटिटीज आती हैं, या एक्सपोनेंशियल्स आते हैं, e की पावर x समथिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो फिजिकल रिलेशंस हमारे पास होते हैं उनको भी ये ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। थीटा है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन एनालिसिस हमें ये नहीं बताएगा कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। Can't tell physical quantity is scalar और वेक्टर। ये हमें नहीं बता पाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। और अब इसमें जो लास्ट लिमिटेशन हम पढ़ेंगे, can't derive relation using more than 3 physical quantities। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारे पास मैकेनिक्स में एम एल टी, मास, लेंथ और टाइम में रिलेशन निकल जाता है, ठीक है। अब मास की पावर ए है, लेंथ की पावर मान लो बी है, और टाइम की पावर मान लो सी है, एम एल टी की पावर ए बी सी है। अब मान लीजिए कि मान लो कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी या मान लीजिए कोई फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब होगा क्या कि वो भी एम एल टी के टर्म में ही होगी, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ए बी सी निकलेगा तो वो जो क्वांटिटी है वो उसमें बाकी क्वांटिटीज के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी अलग से कोई पावर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि जनरली हम 3 वेरिएबल से निकालते हैं, ए बी सी, तो वो जो फोर्थ वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। जो लास्ट लिमिटेशन हमने पढ़ी थी कि मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी के केसेस में डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे पेंडुलम का स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई अपॉन एम जी एस, 2π√i अपॉन एम जी एच, जिस हाइट तक जाता है। यहाँ पे आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है mr², और जो इसकी हेल्प से इसकी डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, m क्या है, मास, तो हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा, लेंथ, तो हो जाएगा ml2 मास kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो ये ml2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये मास है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन क्या होगी, m, ठीक है। g की डायमेंशन क्या होगी, LT-2, ठीक है। और जो हमारा ये h है, h हाइट है, इसकी डायमेंशन, ये लेंथ ही है, इसकी डायमेंशन होगी l। तो जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं m l t, ठीक है ना। तो जब इनकी पावर्स हम लेंगे a b c, इनकी पावर करके लेंगे तो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी की पावर हमें नहीं मिल पाएगी, वो इन्हीं के साथ क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। समझे बात, क्योंकि देखो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 4 है और यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर्स हमें बता पाएंगे, 4 फिजिकल क्वांटिटी की पावर हमें नहीं बता पाएगा। तो इस वजह से हम डायमेंशनल एनालिसिस के केसेस में फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी की पावर नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो जब मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होगी तो वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस उसको ड्राइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप जितना आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, पढ़िए, ठीक है। गुड लक, बाय।